की आंखों में आंसू देखे तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो सिया के आंसू देखकर कहीं खो सा गया। फिर कुछ पल बाद उसके मन में अचानक से पता नहीं क्या आया कि वो सिया को बेड पर फेंकते हुए बोला, मारे को ना छूना थारे को। इतना बोलकर उसने अपने जूते पहने और छत की ओर निकल पड़ा। समर्थ ने कहा, क्यों क्यों मारा दिल इसके करीब जाना चाहे है। माने इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है ये छोरी। घनी खूबसूरत छोरियां देखी है, पर इसे देखकर दिल की धड़कन बढ़ जावे है। मारे दिल को यो से लगाव क्यों हो रहा है। समर्थ अपने आप में ही उलझा हुआ था। दूसरी ओर सिया खुद को संभालते हुए बोल रही थी, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिल में। एक पल में पास आते हैं और दूसरे ही पल ऐसे हर्ट करके चले जाते हैं। फिर वो अपने कपड़े ठीक करने लगी, तभी रूही वहां आ गई। जीजी, आपको हुक्मरानी सा बुला रही हैं। हवन की तैयारी करनी है। रूही की बात सुनकर सिया ने मन में कहा, हे राम जी, लगता है मुझे अक्षत और पाखी का सामना करना ही पड़ेगा। सिया के जवाब ना देने पर रूही ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ जीजी? सिया ना में सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं रूही, चलो। ये बोल वो रूही के साथ कमरे से बाहर चली गई। हॉल में घर की सारी औरतें हवन की तैयारी कर रही थी, तो वही घर के सारे मर्द मंदिर गए थे। बस समर्थ ही घर में था। तैयारियों में हाथ बटा रही सिया को परेशान देखकर रेवती ने सवाल किया, क्या हुआ बींदनी, घनी परेशान दिख रही से। गंगा सिया के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, समर्थ ने कुछ बोला के? अगर वो थारे को कुछ भी बोले तो मने बताना, उसको तो मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। बींदनी तो उसकी बात को दिल पर मत लगाना। सिया ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं है। रेवती ने सिया को देखकर मन ही मन कहा, मुझे पता है बींदनी कि एक बात को लेकर तू इतनी परेशान है। थारे को अक्षत और उसकी बींदनी का सामना करने से डर लग रहा है ना। फिर कुछ सोच उन्होंने सिया का सर सहलाते हुए कहा, बींदनी, आज तू पहली बार इस हवेली से बाहर जा रही है, इसलिए थारे को बाकी बींदनियों की तरह घूंघट ओढ़ना पड़ेगा। रेवती की बात सुनकर सिया ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेवती उसकी मुस्कान का कारण अच्छे से समझ गई थी। कुछ देर बाद सिया घर की औरतें और समर्थ के साथ मंदिर पहुंच गई थी। उसने बाकी बींदनियों की तरह घूंघट ओढ़ रखा था। वो सीढ़ियां चढ़कर मंदिर की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर पुष्कर माधव के साथ मंदिर में सिक्योरिटी चेक कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कब से मंदिर की चौखट पर नारियल फोड़ने की कोशिश कर रही थी। लड़की नारियल जमीन पर पटकते हुए बोली, जय श्री राम। नारियल नहीं फूटा तो वो लड़की खुद से बोली, हे राम जी, क्या भूल हो गई आपके इस तुच्छ भक्त छवि से। आप मेरा नारियल स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? छवि लगभग 22 या 23 साल की लड़की थी। राजस्थानी घाघरा चोली, लंबे बाल, गुलाबी होठ, गोरा रंग, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में छोटे छोटे झुमके पहने बहुत ही वो खूबसूरत लग रही थी। पुष्कर उसे देखकर चुप था, लेकिन आसपास वाले लोग उसे देखकर हंस रहे थे। छवि ने एक बार फिर नारियल फोड़ने की कोशिश की, पर वो इस बार भी नहीं फूटा, जिसे देख छवि का मुंह उतर गया। ये देख पुष्कर से रहा नहीं गया और वो छवि के पास पहुंच गया। उसने हाथ से नारियल लिया और उसे फोड़ते हुए बोला, जय श्री राम। नारियल एक झटके में फूट गया। छवि ने उसे देखकर कहा, वाह ठाकुर साहब, आपने तो एक झटके में नारियल फोड़ दिया, धन्यवाद। छवि के हाथ में टूटा हुआ नारियल देते हुए पुष्कर बिना बोले वहां से चला गया। तो छवि ने कहा, ये क्या बात हुई? ठाकुर साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। खैर चल छवि, वरना मासा से डांट पड़ेगी। छवि मंदिर से बाहर चली गई। पुष्कर जैसे ही माधव के पास आया, माधव बोला, ये लाखन की छोरी है ठाकुर साहब। छवि को जाते हुए देखकर पुष्कर के चेहरे पर खुराफाती मुस्कान आ गई थी।
माधव ने मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियां रुकते देखकर पुष्कर से कहा, ठाकुर सा, छोटे ठाकुर सा आ गए। पुष्कर ने जब उस ओर देखा तो वहां से अक्षत के साथ पाखी आरव को गोद में लेकर गाड़ी से बाहर आ रही थी। पाखी ने साड़ी पहन रखी थी तो अक्षत ने बिजनेस सूट पहन रखा था। अक्षत को देखकर वहां के लोग अक्षत के पैरों में झुककर नमन करते हुए एक एक करके बोलने लगे, खमा घणी छोटे ठाकुर सा। राठौड़ परिवार मंदिर में हवन कुंड के पास था। अक्षत ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा, खमा घणी आप सबको, मैं अब कोई ठाकुर नहीं हूँ, मैं बस एक आम इंसान हूँ, तो मुझे छोटे ठाकुर सा कहकर ऐसे झुककर प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अक्षत और पाखी साथ में आगे बढ़े तो माधव और पुष्कर उनके पास आए। पुष्कर अक्षत की ओर बाहें फैलाते हुए बोला, अक्षत, आ गया मेरे भाई। अक्षत ने हाथ जोड़कर कहा, खमा घणी ठाकुर सा। पुष्कर अक्षत का बिहेवियर देखकर थोड़ा उदास हो गया। माधव ने भी हाथ जोड़कर उनसे कहा, खम्मा गणी छोटे ठाकुर सा, खम्मा गणी ठकुरानी सा। अक्षत हाथ जोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन पाखी ने पुष्कर के पैर छूते हुए कहा, खमा गणी भाई सा। पुष्कर ने पाखी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जीते रहो। कैसे हैं हमारे छोटे से राजकुमार, क्या नाम है इनका? पाखी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, इसका नाम आरव है, बहुत ही शैतान है। पाखी की बात सुनकर पुष्कर आरव को छूने लगा, पर तभी अक्षत वहां आ गया। उसने पाखी का हाथ पकड़कर कहा, पाखी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें हवन पूरा करने के बाद दिल्ली वापस भी जाना है, हमारी फ्लाइट है आज रात की। अक्षत का रूखा व्यवहार पुष्कर को गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वो चुप था। पाखी ने अक्षत से कहा, जी चलिए। अक्षत, पाखी और पुष्कर तीनों मंदिर में चले गए और माधव सिक्योरिटी देखने में लग गया। मंदिर में राठौड़ परिवार के साथ सिया घूंघट ओढ़े खड़ी थी। जब उसने पाखी और अक्षत को देखा तो वो जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। अक्षत को देख सब खुश होकर उसकी ओर आए तो अक्षत ने हाथ दिखाते हुए उन्हें वहीं रोक दिया और बोला, हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने मासा और बाबासा की बरसी के हवन के लिए आए हैं। सब अक्षत की बात सुनकर चुप हो गए, पर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, अक्षत, माना कि तू विदेश में पला है, पर के राघव ने थारे को इतनी भी तमीज ना सिखाई कि अपने बड़ों से कैसे बात करे हैं। अक्षत कठोर आवाज में उसकी बात काटते हुए बोला, मेरे राघव भाई सा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़। मेरे भाई सा मेरे बापू सा जैसे थे और मेरी भाभी सा मेरी माँ सा जैसी हैं। उनके खिलाफ मैं किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकता। सत्या ने अक्षत को घूरते हुए कहा, अक्षत, तू अपने बड़े भाई सा से ये कैसे बात कर रहा है? भूल मत, राघव हमारा भी भाई था। सत्या की बात सुनकर अक्षत ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह थैंक गॉड, आपको ये बात याद है कि वो आपके भी भाई थे। उनकी मासा इसी घर की बेटी थी और हमारे राघव भाई सा ने बचपन में यहाँ 5 साल बिताए थे। अक्षत ये सब बोल रहा था और सिया के मन में सवालों की लहर दौड़ रही थी कि तभी पृथ्वी ने कहा, अक्षत छोरा, जो बीत गया उसको छोड़, तू हवन की विधि पूरी कर। अक्षत ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली और पाखी के साथ हवन में बैठ गया। पाखी ने अक्षत के कान में पूछा, अक्षत, यहाँ सब औरतें घूंघट में हैं, क्या हम भी घूंघट करें? अक्षत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मेरी पत्नी हैं, आप इनके परिवार का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए आपको इनके रिवाज निभाने की जरूरत नहीं है। राठौड़ परिवार भी हवन में बैठ गया। फिर हवन शुरू हुआ। गंगा, रेवती और लता तीनों ही पाखी की गोद में खेल रहे आरव को देख रही थी। गंगा ने लता के कान में कहा, छोरा तो घना सूत्रा है जीजी। लता ने कहा, बिल्कुल अपनी मासा पर गया से। सिया पीछे बैठी ये सब सुन रही थी। उसके अंदर टीस सी उठ रही थी। वो वहां बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए सबको हवन में बिजी देखकर वो वहां से चली गई। वो मंदिर के एक पिलर से टिककर जमीन पर बैठ गई। सिया ने रुंधे हुए स्वर में कहा,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं आप राम जी? हवन खत्म होते ही पाखी और अक्षत मंदिर से बाहर जाने लगे तो पाखी को अजीब सा एहसास हुआ। वो अक्षत से बोली, अक्षत, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सिया जी यही आसपास है। पाखी की बात सुनकर अक्षत ने उसे समझाते हुए कहा, पाखी, सिया भाभी सा यहाँ कैसे हो सकती है? वो अयोध्या में है और बहुत खुश है। उन्हें खुश देखकर खुश रहिए, उनकी बेवजह चिंता मत कीजिए। ऐसे समझाते हुए अक्षत पाखी को वहां से लेकर चला गया। कुछ दूर एक पिलर के पीछे से सिया छुप कर ये सब देख रही थी। तभी उसके पीछे से समर्थ की आवाज आई, के देख रही अट्ठे खड़ी होकर चतुरी? सिया झट से मुड़कर समर्थ की ओर देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समर्थ उसके करीब आते हुए बोला, जे तो मने पूछना चाहिए था, तू अठे क्या कर रही है? किससे छुप रही है? सिया हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैं किसी से नहीं छुप रही, लेकिन आप क्यों बार बार ऐसे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं? समर्थ उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, बदतमीजी तो इब तक तूने मारी देखी कोनी से। थारे कानपुर में हड़ताल से के? मैं थारे को बोला था ना कि मारे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। सिया झल्लाते हुए बोली, ऊंची आवाज, इसके अलावा और कोई बात नहीं सूझती क्या आपको? आपको मुझसे पहले इस घर में उलझने या लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता था। जब देखो तब हमेशा बेवजह लड़ते रहते हैं। तू ना घर चाल, आज थारी अच्छी। समर्थ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पीछे से पृथ्वी की आवाज आई, क्या कर रहा है छोरा? ये आवाज सुनकर समर्थ सिया से दूर हो गया। पृथ्वी ने सिया से पूछा, के बोल रहा था ये थारे से बींदनी? पृथ्वी की बात सुनकर समर्थ सिया की ओर घूर कर देखने लगा तो सिया ना में सिर हिलाकर बोली, अब कुछ नहीं ताऊसा। पृथ्वी ने कहा, ए छोरा, बाकी सब घर वालों को हवेली लेकर जा, मैं बींदनी के साथ आऊंगा। समर्थ हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। अक्षत, पाखी और राठौड़ परिवार के सब लोग वहां से जा चुके थे, सिवाय सिया और पृथ्वी के। पृथ्वी सिया को मंदिर के पीछे बने सरोवर के पास ले आए। वहां कोई नहीं था। सिया ने पूछा, ताऊसा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? हम यहाँ क्यों आए हैं? इस पर पृथ्वी ने कहा, समर्थ और राघव के रिश्ते का बरसों पुराना राज बताने के लिए थारे को अट्ठे लाया हूँ। क्या राज है राघव और समर्थ के रिश्ते का? क्यों अक्षत नफरत करता है अपने ही परिवार से? क्या समर्थ के दिल में धीरे धीरे पैदा हो रही है सिया के लिए फीलिंग्स? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पृथ्वी की बात सुनकर सिया कुछ देर पहले उठ रहे सवालों के तूफान को अपनी जबान पर ले आई थी। उसने सवाल पूछना शुरू किया, राघव के साथ आपका रिश्ता था तो उन्होंने मुझे कभी भी इस बारे में बताया क्यों नहीं? और आपको भी पता था कि मैं राघव की पत्नी हूँ, फिर भी आपने मेरी शादी समर्थ से क्यों करवाई? अक्षत आप सबसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्या हुआ था ऐसे जिससे एक परिवार के दो टुकड़े हो गए? बोलिए ताऊसा। पृथ्वी गंभीरता से सिया को जवाब देते हुए बोले, राघवेंद्र प्रताप सिंह समर्थ का सबसे छोटा और सगा भाई था। पृथ्वी की बात सुनकर सिया चौंक गई। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। वो हैरानी से बोली, क्या? वो राघव के सगे भाई है? अगर वो राघव के सगे भाई है तो वो उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और राघव तो जैसलमेर के राजा थे, फिर वो आपके भाई के बेटे कैसे बने? इस पर पृथ्वी ने कहा, जैसलमेर की रानी हमारी छोटी बहन थी। उसकी शादी के 10 साल गुजर जाने के बाद भी जब उसके कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने रतन के सबसे छोटे बेटे राघव को गोद ले लिया। राघव लगभग 5 या 6 साल तक इसी हवेली में पला था। सिया पृथ्वी की बात गौर से सुन रही थी।
पर उसके दिल में हलचल मच रही थी। पृथ्वी आगे बोली, दोनों परिवार खुश थे, पर खुशियों को नजर लगते देर थोड़ी लगती है। हमारे सबसे छोटे भाई प्रणय ने हमारी बहन गायत्री की ननद हेतल से भागकर शादी रचा ली। हमारे बापूसा को ये सब अच्छा ना लगा, तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटे दोनों से रिश्ता तोड़ लिया। तब से राघव का रिश्ता अपने परिवार से टूट गया। वो यहाँ कभी नहीं आया। समर्थ ने तो सोच ही लिया था कि वो हमारे परिवार के लिए मर गया और हम उसके लिए मर गए। पृथ्वी की बात सुनकर सिया मायूस हो गई। उन्होंने आगे कहा, किस्मत भी के खेल रचावे है, समझ को नहीं आवे। तो इस घर की बींदनी पहले भी थी और अब भी है, बस थारा भरतार। पृथ्वी ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी सिया ने मुंह बनाते हुए सवाल किया, आपको पहले से ही पता था ना कि मैं कौन हूं ताऊसा? पृथ्वी सिया की ओर देखते हुए बोले, हुकुम सा की गद्दी मने सौंपने का फैसला राघव ने थारे को ऐसे नहीं दिया था बींदनी। महेंद्र के घर में थारे को दूर से देख कर ही मैं पहचान गया था। सिया एक टक पृथ्वी की आंखों को देख रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप राघव के ताऊसा होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने भतीजे की पत्नी की शादी अपने दूसरे भतीजे से कैसे करवा सकते हैं? पृथ्वी आगे बोले, एक बात बता छोरी, आज अगर थारी जगह राघव होता तो क्या तू भी ये चाहती कि वो थारे बाद सारी उम्र अकेला रहता? बोल बिंदनी, जवाब दे मने। सिया झट से जवाब देते हुए बोली, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं चाहे कहीं भी रहती, हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती। पर पृथ्वी झट से सिया की बात काटते हुए बोले, तो फिर वो के थारे को ऐसे अकेला देखकर खुश रहता होगा। उनकी बात सुनकर सिया चुप हो गई। पृथ्वी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, राघव को घना दुख हो रहा होगा थारे को ऐसे देखकर। हमारे परिवार को उस छोरी की जरूरत थी जिसे राघव ने हुकुमरानी सा बनाया था। सिया चुप खड़ी थी। पृथ्वी ने आगे कहा, हमारा परिवार भी 1 साल पहले एक हादसे से टूट गया था। 1 साल पहले पृथ्वी का परिवार भी आम परिवार जैसा था। उनके घर में खुशियों का बसेरा था, लेकिन अचानक ही उन खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस वक्त घर में समर्थ की शादी को लेकर सब बहुत खुश और व्यस्त थे। पूरा परिवार बारात लेकर मंदिर पहुंचा था। दुल्हन मंदिर में बने मंडप में बैठी समर्थ का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक मंदिर में आग लग गई। समर्थ बारात के साथ जैसे ही मंदिर के बाहर पहुंचा, उनके परिवार पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें समर्थ अपने परिवार को बचाने के चक्कर में घायल हो गया। उसी हमले में पृथ्वी के बड़े बेटे रेवंत ने अपने चलने की शक्ति खो दी और छोटे बेटे जीत की पत्नी लापता हो गई, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। उसे ढूंढने के लिए जीत ने भी घर छोड़ दिया और आज तक घर वापस नहीं आया। पृथ्वी ने कहा, उस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया। हमारे परिवार को थारी जैसी छोरी की ही जरूरत थी, जो हमारे परिवार को वापस से समेट सके। इसलिए मैं थारे को अपनी बीती जिंदगी भूलकर अपने छोरे समर्थ के साथ घर बसाने को बोल रहा हूं। सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने मजबूरी में ये शादी की है। अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, ये जानते हुए भी कि राघव, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे पहले पति थे, आज उनका ही भाई मेरा दूसरा पति है। मैं सिया हूं, मेरे दिल में राघव के अलावा कोई नहीं बच सकता। पृथ्वी बोले, प्यार एक बार हो सके है तो दूसरी बार भी हो सके है। माता सीता ने खुद ने वनवास चुना था सिया, राम जी ने उन्हें त्याग करने को नहीं कहा था। तू खुद से ये सोच रही है कि तू अब अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ सकती, पर थारा भरतार होता तो तू उससे आगे बढ़ने के लिए जरूर कहती। पृथ्वी थोड़ा रुकते हुए आगे बोले, छोरी, हमारे घर में औरतों का मर्दों के बाद खाना खाने से थारे को गुस्सा आ रहा था। अब बोल, तू क्या कर रही है?
कि तू मर्द और औरत के बीच फर्क ना कर रही है। कुछ सोचते हुए सिया ने कहा, ताऊसा, आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं। मैं कैसे राघव के प्यार को भूलकर समर्थ के साथ। सिया अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी थी। तभी पृथ्वी सिया का सिर सहलाते हुए बोले, थारे को मैं राघव को भूलने के लिए ना बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि थारे को थारा राघव अब समर्थ में देखना है। समर्थ को राघव की जगह देगी तो थारे को थारा प्यार समर्थ में ही मिल जावेगा। एक बार इस सिंदूर और मंगलसूत्र को दिल से अपना कर तो देख। एक मौका तो दे इस शादी को। सिया ने नम आंखों से पृथ्वी को देखते हुए कहा, ठीक है ताऊसा, मैं अपनी तरफ से ये शादी निभाने की कोशिश करूंगी। उसका जवाब सुनते ही पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर अब मने एक वादा कर। सिया झट से बोली, कैसा वादा ताऊसा? पृथ्वी ने स्माइल करते हुए कहा, तू मने अपने बाप के समान मानेगी। मारे से अपना दुख सुख सब साझा करेगी, जैसे मारी छोरी करे हैं। दुनिया के सामने जरूर थारा ताया ससुर हूं, पर थारे सामने मैं थारा बाप हूं, और उससे भी पहले एक दोस्त हूं। तो के तुम्हारी छोरी और दोस्त बनने को तैयार है? पृथ्वी की बात सुनकर सिया की आंखें नम हो गई थी। उसे अपने पापा की याद आने लगी। सिया ने अपने आंसू साफ किए और पृथ्वी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, अगर इतना अच्छा दोस्त इतनी आसानी से मिल रहा है तो मैं ये ऑफर कैसे ठुकरा सकती हूँ? ये सुन पृथ्वी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज के बाद अपने बापूसा की याद आवे तुम्हारे को बोल देना। चिंता मत कर बीदनी, थारे को थारा राघव समर्थ में ही मिल जाएगा, और अब से तू चुपचाप कुछ भी ना सहेगी। सिया ने एक बार अपनी कटार देखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, जी ताऊसा, अब हमें घर चलना चाहिए। पृथ्वी ने हाँ में सिर हिलाया और वो हवेली के लिए निकल गए। राठौड़ हवेली में समर्थ, सत्या और माधव तीनों छत पर थे और घर की सभी औरतें रसोई में थी। मधु ज्यादातर अपने पति का ध्यान रखने के लिए अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि उसका पति चल फिर नहीं सकता था। जीत कहने को तो इस घर का बेटा था, पर वो घर से गायब था। रसोई में गंगा ने स्माइल करते हुए कहा, सच बोलूं जीजी, तो मने तो घनी खुशी हुई थी अक्षत के छोरे को देखकर। इस पर लता ने भी स्माइल करते हुए कहा, छोरा बिल्कुल अपनी मासा जैसा दिखे से जीजी, पाकी बींदनी भी घनी सुंदर है। रेवती उन दोनों की बात काटते हुए बोली, सुंदर तो है अक्षत की लुगाई, पर मारी सिया बींदनी जितनी नास है, उसका बच्चा हमारे घर का सबसे सुंदर बच्चा होगा। ये सुन गंगा बोली, हाँ जीजी, ये बात तो सच है। बस 1 साल के अंदर अंदर हमारी बींदनी भी हमारी गोद में समर्थ का बच्चा दे दे। वो सब लोग ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर छत पर बैठे समर्थ, सत्या और माधव तीनों अक्षत के बिहेवियर को लेकर बातें कर रहे थे। सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अक्षत ने आज जो भी किया वो सही ना था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बड़े भाई के सामने ऐसे कौन बोलता है? आपने भी उसको कुछ ना बोला भाई साहब। सत्या अपने भाई समर्थ के लिए बहुत पॉजिटिव था। वो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। समर्थ ने उसे शांत करते हुए कहा, बाकी गलती ना है सत्या। उसकी माँ सा और बापूसा के साथ जो भी हुआ, उसके बाद उसका गुस्सा करना जायज है, पर भारे पे गुस्सा करना गलत है। छोटा भाई है, इसलिए मैं उसको कुछ ना बोला। चल छोड़ उसकी बात। तू मने ये बता कि भीमा ने अपना मुंह खोला या नहीं? उसका खाना पीना बंद कर दिया है भाई साहब, चिंता मत करो, मुंह भी खुल ही जाएगा। तभी अचानक समर्थ की नजर माधव पर गई। माधव कब से चुप था, ये देख समर्थ ने पूछा, क्या हुआ माधव? कब से देख रहा हूं, तू आज बहुत चुप है, क्या बात है? माधव ने कहा, घर में किसी भी बींदनी के साथ हुकुम सा ने इस तरह अकेले में कभी बात नहीं की। मुखियानी सा कुछ ज्यादा ही नजदीक जा रही है हुकुम सा के। समझ नहीं आ रहा मने कि के बात करन वास्ते हुकुम सा ने मुखियानी सा को मंदिर में रोका था।
समर्थ ने माधव की बात पर गौर करते हुए कहा, घनी चतुरी है वो छोरी। ताउसा को अपने बस में करने के तरीके ढूंढ रही है। ताउसा के साथ उसकी के बात हुई है, यो तो मैं पता लगा कर रहूंगा। रात के समय हमेशा की तरह सब मर्द खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन समर्थ और उसके भाइयों ने खाना खाया था या नहीं, इस बारे में सिया को कुछ नहीं पता था। सिया सब औरतों के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे की ओर आई तो वो कमरे के बाहर रुककर कुछ सोचने लगी। ये पता नहीं कमरे में होंगे या छत पर। अरे छत पर ही होंगे ना, हमेशा की तरह दारू पी रहे होंगे। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। उसने एक नजर कमरे को देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया कि तभी वॉशरूम से समर्थ बाहर आया। उसे अचानक सामने देख सिया थोड़ा घबरा गई। वो चुपचाप खड़ी थी। समर्थ सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसने सिया को अभी भी वही खड़ा देखा तो वो बोला, क्या हुआ बटे, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, अब कुछ नहीं। वो आप आज कमरे में क्या कर रहे हैं? आप तो छत पर समर्थ ने उसकी बात वही काट दी। आज छोटे काकुसा की बरसी थी। आज के दिन इस घर में ना नॉनवेज बने ना दारू आवे है। अब तू फटाफट अट्ठे आ और मारे पैर दबा। सिया हिचकिचाकर उसके पास आई और उसके पैरों के पास बेड पर बैठ गई। समर्थ ने उसके सामने पैर पसार दिया और बोला, अब पैर दबा मारे। सिया उसके पैरों को छूने ही वाली थी, तभी समर्थ ने सिया को बाजू से पकड़कर अपने ऊपर कर लिया। समर्थ की इस हरकत से सिया के तो जैसे प्राण ही निकल गए थे। सिया को तंग करने के लिए समर्थ ने उसकी कमर को छूते हुए कहा, थारा बदन तो घना कोमल है। सिया बहुत घबराई हुई थी। एक तरफ उसका पहला प्यार था तो दूसरी तरफ पृथ्वी को दिया वादा। उसी वादे की खातिर वो कुछ नहीं बोल रही थी। समर्थ ने उसकी काजल से सनी काली आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात कर रहे थे तू और ताउसा मंदिर में? क्या समर्थ और उसके भाई निकाल पाएंगे भीमा से सबूत? क्या समर्थ का बार बार सिया के करीब आने का मतलब ये है कि वो सिया को अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए म्हारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। तभी एकदम से समर्थ ने उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए कहा, अब क्यों चुप है? मंदिर में तो घनी जुबान चल रही थी थारी। आज तो मने पी भी ना है। आज थारे को अच्छा सबक सिखाऊंगा। समर्थ सिया को अपनी बाहों में भरकर उसकी काली आंखों में झांक रहा था। सिया के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। वो डरी हुई समर्थ के चेहरे को देख रही थी। वो इस वक्त समर्थ की बाहों में कैद थी। उसके गुलाबी होठ ऐसे बंद थे जैसे कि उन पर टेप लगाई गई हो। सिया को चुप देखकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि तू अपना ये मुंह अपने आप ना खोलेगी। माँ ने ही थारा मुंह खुलवाना पड़ेगा। इतना बोलकर समर्थ उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाने लगा तो सिया डर गई और वो झट से बोली, अब रुक जाइए, मैं सब कुछ बताती हूँ। सिया की बात सुनकर समर्थ रुक गया। उसके चेहरे पर खुराफाती मुस्कान आ गई। वो बोला, जल्दी बोल, थारे पास ज्यादा समय ना है, समझी? उसकी बात सुनकर सिया ने मन में खुद से कहा, इन्हें ताउसा की पूरी बात बताना सही नहीं होगा। तभी समर्थ उसे चेतावनी देते हुए बोला, मैंने बोला थारे पास ज्यादा समय ना है, फटाफट मने जवाब दे।
ये सुन सिया ने झट से कहा, कुछ नहीं, वो ताऊसा आपके और अक्षत के बारे में बता रहे थे। समर्थ मुंह बनाते हुए बोला, के ताऊसा ने थारे को सब कुछ बता दिया? उसका ऐसा रिएक्शन देख सिया बोली, अब सब कुछ से आपका क्या मतलब है? समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम्हारे से क्यों पूछ रही है? ताऊसा ने थारे को सब बता तो दिया है, तू अब उसके बारे में खुद ही सोच, मारे से ना पूछ। उसकी बातों से अंदाजा लगाते हुए सिया ने मन में कहा, ओह, तो ये हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए वो खुद से ही बोली, मुझे अब ये कदम उठाना ही पड़ेगा। उसने समर्थ की आंखों में देखा और कहा, मैं तो सोच चुकी हूं सब कुछ। इतना बोलकर उसने अपना दुपट्टा कंधे से सरकाना शुरू किया। ये देख समर्थ ने जल्दी से उसे रोका और गुस्से में बोला, ये क्या कर रही है? मैं तो थारा मुंह खुलवाने के लिए थारे करीब आया था। मैं कुछ ना करने वाला। एक तो आज गला गीला ना कर सकता और ऊपर से थारी ये बेवकूफी। अब चुपचाप सो जा। इतना बोलकर उसने सिया को छोड़ा और सोफे पर जाकर लेट गया। सिया ने चैन की सांस ली और कंबल ओढ़कर सो गई। समर्थ सोफे पर लेटे हुए मन ही मन में बोल रहा था, ये छोरी म्हारे से चतुराई करे है, पर म्हारे सामने इसकी चतुराई ना चलेगी। मने पता है यो मने काबू में करना चाहे है। पता नहीं मने भी इसे देख करके हो जावे है। बार बार इसकी खूबसूरती मने इसकी ओर खींचने लगती है। फिर समर्थ भी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो समर्थ कमरे में नहीं था। सिया ने मन में कहा, ये कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? वो बेड से उतरी और नहाने चली गई। सिया ने आज केसरी रंग का घाघरा चोली पहना था। वो रेडी होकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि अभी तक हवेली में कोई भी सोकर उठा नहीं था। ये सब देखकर सिया ने खुद से कहा, लगता है सिया आज तू ही बहुत जल्दी उठ गई। अभी तक सब सो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। इसी बहाने आज इस हवेली में घूमकर इसे अच्छे से देख लेती हूँ। सिया हवेली में इधर उधर घूम रही थी। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो उसकी नजर एक कमरे की ओर गई जिसका दरवाजा बहुत ही खूबसूरत था। उसे देख उसने मन में कहा, ये कमरा कुछ ज्यादा ही खास लग रहा है, मुझे देखना चाहिए। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो हवेली का मंदिर था जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति थी। उन्हें देखकर सिया का चेहरा खिल गया। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे पता था प्रभु, आप अपनी सिया को अकेला नहीं छोड़ सकते। सिया ने पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर आगे बोली, आज आपकी सिया आपकी पूजा करेगी। सबसे पहले आपके लिए भोग लेकर आती हूँ। सिया भोग लेने रसोई की ओर गई तो उसे अपनी पहली रसोई वाला हादसा याद आ गया और वो डर गई। पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, डर मत सिया, जरूरी नहीं है कि वो हादसा फिर से हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर गैस स्टोव पर गई। उसे देख उसने सुकून की सांस ली। अपने डर को कंट्रोल करते हुए उसने खुद से कहा, लो, हो गया मेरा काम आसान। सिया भोग बनाने के लिए रसोई में कुछ ढूंढ रही थी पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने फ्रिज खोला तो उसमें उसे उबले हुए चावल मिले। उसने झट से गैस ऑन किया और चावल से मीठी भात बनाकर भोग तैयार कर लिया। वो चहकते हुए बोली, भोग तैयार हो गया है, अब पूजा करने जाती हूँ। सिया भोग लेकर मंदिर में गई और दिया जलाने लगी। उसने अपनी मीठी आवाज में आरती गाई, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सिया की आवाज सुन जो अब तक सो रहे थे वो नींद से जाग गए और जो पहले से जागे हुए थे उनका ध्यान भी सिया की आवाज के कारण मंदिर की ओर चला गया था। गंगा के कमरे में गंगा इस वक्त बिस्तर सेट कर रही थी। रतन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। सिया की आवाज सुनकर गंगा ने रतन से पूछा, इतनी सुबह सुबह कौन इतनी मधुर आवाज में आरती गा रहा है? इस पर रत्न ने कहा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। रतन कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे गंगा भी बाहर आ गई।
ऐसे ही एक एक कर सभी घरवाले और नौकर मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। सिया की मधुर आवाज और आरती ने सबका मन मोह लिया था। सब हाथ जोड़कर सिया के पीछे खड़े थे। आज पहली बार रेवंत भी कमरे से बाहर आया था। रेवती ने अपने बगल में खड़े पृथ्वी के कान में कहा, राघव और आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है हुकुम सा। जब आपने सिया को राघव का सच बताने का फैसला लिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर सिया का ये रूप देखकर सारा गुस्सा उतर गया। सिया को सच बताकर आपने उसे पहले जैसा बना दिया है। यह आपने बहुत अच्छा काम किया। सिया ने आरती संपन्न की, फिर पीछे मुड़कर देखा तो सबको अपने सामने देखकर वो मुस्कुरा दी। सिया बोली, आप सब यहाँ? मैंने आप सबको परेशान तो नहीं किया? रेवती ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। इतनी मधुर आवाज में प्रभु श्री राम की आरती सुनकर भला कोई परेशान कैसे हो सके है बिंदनी? सिया भोग लेकर रेवती के पास आई और बोली, तो फिर प्रसाद लीजिए ना ताईसा। सिया ने एक एक कर सबको प्रसाद दिया। सबके चेहरे पर खुशी थी। समर्थ, सत्या और माधव के अलावा बाकी सब लोग वहां थे। रेवती ने प्रसाद चखते हुए कहा, बिंदनी, बहुत ही स्वादिष्ट भात बनाई है तूने तो। सिया के हाथ की भात खाकर सब खुश हो गए थे। सिया ने व्हील चेयर पर बैठे रेवंत के पैर छुए और बोली, भाई साहब, आज से आप रोज आरती लेने यहाँ आया करेंगे ना? रेवंत ने उसके गाल को टच करते हुए कहा, तुम अपनी मधुर आवाज में ऐसी आरती रोज गाओगी तो मैं जरूर आऊंगा सिया। सिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिया से पहले सबकी लाडली बहू मीना थी। अब सिया को अपनी जगह लेते देख उसे सिया से जलन हो रही थी। उसने सिया से कहा, काकी सा, उस दिन तो आप बोल रही थी कि आपको आग से डर लगता है, तो आज ये भात कैसे बना ली? सिया ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैंने गैस स्टोव का इस्तेमाल किया, उस पर आंच कम होती है तो डर भी कम लगा। पृथ्वी ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, बिंदनी, आज तूने शादी के बाद इस घर में पहली रसोई की रस्म निभाई है, इसलिए थारे को नेक में जो भी चाहिए मारे से मांग ले। मैं थारे को मुंह मांगा नेक दूंगा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ताऊसा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए कि इस घर में औरत और मर्द में भेद ना हो। औरत को भी अपनी बात बोलने का अधिकार मिले। अगर कोई औरत कुछ कहे तो उसे ये कहकर चुप न करवाया जाए कि वो अपने पति के सामने जुबान चला रही है। बस इतना कर दीजिए। सिया की बात सुनकर सब औरतें खुश हो गई। पृथ्वी ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है बिंदनी, आज से इस घर की औरतों को अपने मर्द के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा और मर्दों को उनकी बात सुननी पड़ेगी। जिस भी मर्द ने अपनी औरत की बात ना सुनी और उसे बिना वजह डांटा तो उसे सजा देने का अधिकार आज से थारा होगा। अगर थारे सामने कोई भी ऐसी हरकत करे तो उसे सजा तू ही देगी। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर कुछ लोग जबरदस्ती खुश हो रहे थे। पृथ्वी ने स्माइल करते हुए सिया से पूछा, अब खुश? सिया ने हाँ में सर हिलाया तो रेवती उसके पास आकर बोली, बिंदनी, बाकी बची भोग का प्रसाद समर्थ, माधव और सत्या के लिए रख दे, वो लोग शाम तक आ जाएंगे। सिया ने मन ही मन में कहा, ये पता नहीं कहाँ गए होंगे, वो भी इतनी सुबह सुबह। सभी लोग एक एक करके वहां से अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। दूसरी ओर पुष्कर अपनी जीप लेकर एक रास्ते से जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो मन में बड़बड़ाते हुए बोला, भीमा तो अपना मुंह खोल नहीं रहा, अब कैसे राणावत के खिलाफ सबूत निकलवाए। तभी अचानक उसकी जीप के सामने कुछ आ गया और उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, पहले से ही क्या मुसीबतें कम थी ठाकुर पुष्कर, जो तुमने ये एक्सीडेंट करके और मुश्किलें बढ़ा ली। पुष्कर गाड़ी से उतरकर आगे गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी गाड़ी के सामने सड़क पर छवि बेहोश पड़ी थी और उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। उसे ऐसे देखकर पुष्कर मुंह बनाते हुए बोला, नागौर में इतने सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं, इसे मरने के लिए कि हमारी गाड़ी ही मिली थी, अब क्या करूं? उसने छवि को चेक किया तो उसकी नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा,
ठाकुर पुष्कर किसका मुंह देखकर घर से निकले थे आज? फंस गए ना मुसीबत में। इस छोरी की नब्ज बहुत ही धीमी चल रही है। इसे जल्दी अस्पताल नहीं लेकर गया तो ये मर जाएगी। अस्पताल भी अट्ठे से घना दूर है। पुष्कर ने खुद को संभाला और छवि को गोद में उठाकर गाड़ी में लेटा दिया। उसके बाद अस्पताल के लिए निकल गया। दूसरी ओर हवेली में सिया अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो बार बार अपना फोन देख रही थी, जिसमें शिव, अक्षत, समर और केशु की बहुत सी मिस्ड कॉल्स थी। वो मन ही मन खुद से बोली, अब क्या करूं मैं? क्या शिव, समर और अक्षत को अपनी शादी के बारे में बता दूं? अगर बता दिया तो वो लोग मुझसे मिलने की जिद करेंगे। कैसे समझाऊंगी उन्हें? अब क्या करेगी सिया? वो अपने भाई और देवर से अपनी शादी की बता देगी या कोई बहाना बना देगी? क्या सिया कभी समर्थ से प्यार करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया बेचैनी में इधर से उधर टहल रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, सिया, तेरे पास इन लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा यही होगा कि तू इन्हें सवाल करने का कोई मौका ही ना दे। तू इनसे बात ही मत कर, फोन ही बंद कर दे। ये लोग खुद ब खुद तेरा पीछा छोड़ देंगे। ये सोचकर सिया ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और खुद को नॉर्मल करने के लिए फोन को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ पुष्कर तेज रफ्तार से जीप ड्राइव करते हुए बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचा था। उसने छवि को गोद में उठाया और अस्पताल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने कहा, डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हुआ, इसके सर में चोट लगी है। पुष्कर की बात सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सेस छवि की मदद के लिए आगे आए। उन लोगों ने छवि को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसका इलाज करने के लिए उसे वार्ड में ले गए। पुष्कर वार्ड के बाहर खड़ा था। उसे छवि की चिंता हो रही थी। छवि का इलाज शुरू हो गया था। काफी समय बीत जाने के बाद जब एक डॉक्टर छवि के वार्ड से बाहर आया तो पुष्कर झट से उसके पास गया और बोला, डॉक्टर अब वो छोरी कैसी है? डॉक्टर ने उसे बताया, अब वो ठीक है ठाकुर साहब। अच्छा हुआ आप उन्हें समय पर ले आए और उनकी जान बच गई। अगर वो समय पर यहाँ नहीं पहुँचती तो कुछ भी हो सकता था। पुष्कर ने डॉक्टर की बात सुनकर चैन की सांस ली और बोला, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने मना करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया है। उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के पीछे पीछे एक नर्स भी छवि के वार्ड से बाहर आई और आते ही पुष्कर से बोली, ठाकुर साहब मुझे उस लड़की के बारे में आपको कुछ बताना था। पुष्कर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? नर्स ने अपनी जेब से एक लेटर निकालकर उसकी ओर बढ़ाया और बोली, ठाकुर साहब उस लड़की ने जरूर सुसाइड करने की कोशिश की है। ये मुझे उसके पास से मिला। मैंने इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। पुष्कर ने वो लेटर लिया और फिर नर्स वहां से चली गई। वो असमंजस में पड़ गया था। उसने लेटर देखते हुए खुद से कहा, इस छोरी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्यों किया होगा इसने ऐसा? उसने लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा लेटर पढ़कर पुष्कर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुद से बोला, तो इस वजह से इस छोरी ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो भी महारी गाड़ी के आगे आकर। एक बार यो छोरी होश में आ जाए, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुष्कर गुस्से से भर गया था। वो वहीं रुककर छवि के होश में आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ राठौड़ हवेली में शाम के वक्त सिया अपने कमरे में वापस गई। उसने अपना फोन ऑन किया तो फोन की स्क्रीन देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने चौंकते हुए खुद से कहा, हे राम जी, इतनी सारी मिस कॉल्स और मैसेजेस, इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता? मैं रिप्लाई नहीं कर रही तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी बार बार फोन कर रहे हैं। सिया ऐसे खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी दरवाजे से समर्थ की आवाज आई, फोन कौन कर रहा है थारे को बार बार? समर्थ की बात सुनकर सिया हैरान हो गई और उसने झट से कमरे के अंदर आ रहे समर्थ की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। समर्थ उसके पास आया और अपने हाथ पीछे बांधते हुए बोला, मैंने थारे से कुछ पूछा है। सिया को बहुत टेंशन हो रही थी।
वही जब समर्थ को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्यों मने बार बार मजबूर करे हैं थारा मुंह जबरदस्ती खुलवाने के लिए। इतना बोलकर उसने सिया को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। सिया ने अपनी मुट्ठी में अपना घाघरा भींच लिया था। वो बहुत डरी हुई थी, पर वो समर्थ को कुछ बता भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस चुप थी। समर्थ अपने होठों को सिया के होठों के करीब ला रहा था। सिया का गला सूख रहा था। समर्थ उसके बहुत करीब आ चुका था। उसे उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों को देखकर समर्थ के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई और वो हंसने लगा। उसने कहा, वाह भाई वाह। समर्थ के हंसने की आवाज सुनकर सिया ने आंखें खोली तो समर्थ उसके साइड में लेटा हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस उसे हैरानी से देख रही थी। कुछ पल बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? और अगर आपको मेरे साथ कुछ करना नहीं है तो आप इस तरह बार बार मुझे डराते क्यों हैं? समर्थ ने अपनी हंसी कंट्रोल की और एक बार फिर सिया के ऊपर आते हुए बोला, पहली बात, थारी किस्मत इतनी चोखी कोनी है कि ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ थारे साथ कुछ करे। ये सुन सिया गुस्से से उसे घूरने लगी। उसे ऐसे देख समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, दूसरी बात, वह दिन जब गुंडों ने हमला किया था तब तो घड़ी शेरनी बनी फिर रही थी तू। अब भीगी बिल्ली कैसे बन गई? जब तुम्हारे सामने ऐसी भीगी बिल्ली बन जावे है तो मने घना मजा आवे है। इतना बोलकर वो फिर हंसने लगा। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे? समर्थ आंख मारते हुए बोला, हाँ कर रहा था परेशान। हमारी शादी हुई है, थारे पर हमारा अधिकार है। मैं थारे साथ अब कुछ भी कर सकूं, ये बात याद रखना। इतना बोल उसने सिया को छोड़ दिया। सिया अपने कपड़े ठीक करके जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और मुंह बनाते हुए खुद से बोली, राक्षस कहीं के। बड़बड़ाते हुए वो रसोई की ओर चली गई थी। रात के वक्त सभी मर्द डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और औरतें उन्हें खाना परोस रही थी। राठौड़ हवेली में आज पहली बार था जब औरतें खाना परोसते हुए कुछ बोल रही थी। मीना ने देव को खाना परोसते हुए कहा, ए जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, बताइए कैसा बना है? देव खाना खाने लगा और नकली स्माइल के साथ बोला, बढ़िया बना है। उसे ऐसे जबरदस्ती मुस्कुराते देख समर्थ ने पूछा, देव ऐसे जबरदस्ती क्यों मुस्कुरा रहा है? खाना अच्छा ना बना तो बोल दे। देव ने अपने साइड में बैठे समर्थ के कान में कहा, काकू साहब पहले तो ये मुझे सिर्फ कमरे में अपने सामने नहीं बोलने देती थी, पर अब तो काकीसा ने कमरे के बाहर भी मेरा बोलना बंद करवा दिया। देव ने सुबह वाली सारी बात समर्थ को बताई तो वो सिया की ओर घूरते हुए देव से बोला, थारे को ये शौक था ना इतनी जल्दी शादी करने का, अब भुगत। समर्थ की बात सुनकर सिया ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी मतलब क्या उम्र होगी आपकी देव? देव ने हिचकिचाते हुए कहा, 23 साल काकीसा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं भी 23 साल की ही हूँ देव। ये सुन मीना मुंह बनाते हुए बोली, काकीसा आप 23 साल की हैं? मतलब आप काकूसा से 9 साल छोटी हैं। काकूसा 32 साल के हैं। सिया चौंकते हुए बोली, 32 साल? सिया आंखें फाड़कर समर्थ को देख रही थी और समर्थ गुस्से में उसे घूर रहा था। तभी युग ने सिया को देखते हुए कहा, आपसे तो काकूसा बहुत बड़े हैं काकीसा। फिर वो अपने सभी काकूसा को छेड़ते हुए बोला, काकीसा समर्थ काकूसा 32 साल के हैं और सत्या काकूसा 30 साल के हैं। पुष्कर काकूसा 28 साल के हैं और शिवम काकूसा 25 साल के। फिर सबसे छोटे वंश काकूसा भी 25 साल के हो गए। सब लोगों की शादी की उम्र हो गई है। युग की बात सुनकर सिया को हंसी आ गई, पर समर्थ और बाकी लोगों के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर वो तुरंत चुप हो गई। उसने मन ही मन कहा, मेरे मजे ले रहे थे ना आप, अब मैं आपके मजे लूंगी। सिया के चेहरे पर खुराफाती मुस्कान थी। सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। फिर सिया भी कुछ देर बाद अपने कमरे में आई तो वहाँ समर्थ सोफे पर बैठकर काम कर रहा था।
सिया बेड पर बैठ गई और उसने अपने फोन में सॉन्ग प्ले किया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये गाना सुनकर समर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिया स्माइल कर रही थी। समर्थ उसके पास आया और उससे फोन लेकर बोला, ये सब बंद कर और चुपचाप सो जा। जरा सी भी आवाज की तो कान पर एक चपेट पड़ेगी। समर्थ की बात सुनकर सिया झट से सो गई, लेकिन वो खुश थी। समर्थ उसे गुस्से में घूरते हुए सोफे पर ही सो गया। अगले दिन सिया बार बार समर्थ के पास जाकर जानबूझकर अपने फोन में वही गाना प्ले करके उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन समर्थ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय पुष्कर के अलावा सब हॉल में बैठे हुए थे। वो सब बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे कि तभी सिया सबके लिए चाय लेकर आई। शिवम चाय लेते हुए बोला, थैंक यू भाभी सा, सही टाइम पर चाय लेकर आई हैं आप। सभी एक एक करके चाय लेने लगे। जब समर्थ ने चाय लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सिया के हाथ में पकड़े फोन में फिर से गाना बजा, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। गाना सुनकर समर्थ और सत्या के अलावा सब मंद मंद हंसने लगे। समर्थ ने गुस्से में सिया को घूरा तो वो बोली, ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना पता नहीं कैसी कैसी रिंगटोन लगा देते हैं। और फिर जल्दी से उसे चाय देकर वहाँ से चली गई। समर्थ ने सबको घूरा तो सबने हंसना बंद कर दिया। तभी सत्या ने समर्थ से कहा, भाभी सा घड़ी तेज बन रही है भाई सा, इन्हें कंट्रोल में रखिए। समर्थ ने मन ही मन गुस्से में कहा, आज थारे को बताना ही पड़ेगा कि इस बुढ़े में कितना दम है। रात के समय सबके सो जाने के बाद सिया अपने कमरे में आई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये कमरे में नहीं है, कहाँ गए? यही सोचते हुए उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ी तो उसके पीछे समर्थ खड़ा था। उसे अचानक देख सिया चौंक गई। समर्थ उसे घूर रहा था। ये देख वो बोली, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? समर्थ ने सिया को कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसकी इस हरकत से सिया थोड़ा डर गई। समर्थ ने कहा, कल रात से देख रहा हूँ तने, ये क्या बुढ़ा बुढ़ा लगा रखा है? सिया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, वो मैं मजाक कर रही थी। आप मेरे मजे ले रहे थे तो मैंने भी आपके मजे ले लिए। ये सुन समर्थ को और गुस्सा आ गया। उसने सिया को घुमाकर दीवार से सटा दिया। अब उसकी पीठ समर्थ की तरफ थी। उसने एक हाथ से सिया के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अब प्लीज छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी। समर्थ ने उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा, थारे को घना अच्छा लगे ना, मारे मजे लेना, आज मैं थारे मजे लूंगा। ये बोल उसने एक हाथ से सिया का दुपट्टा उतारकर नीचे फेंक दिया। सिया के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। समर्थ ने उसकी पीठ से लंबे बालों को किनारे किया और फिर उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी। अब आवेगा थारे को असली मजा। इतना बोलकर वो उसके करीब आ गया। फिर उसने सिया की पीठ पर किस कर लिया तो सिया सिहर गई। उसे ऐसे देखकर समर्थ ने इविल स्माइल करते हुए कहा, आया मजा? क्या समर्थ और सिया की ये मस्तियां दोनों के रिश्ते में सुधार ला रही है? क्या दोनों आ रहे हैं एक दूसरे के करीब? जानने के लिए सुनते रहिए महारी। समर्थ सिया के बार बार बूढ़ा बोलने से इतना तंग आ गया था कि उसने सिया को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। और रात के समय सिया के कमरे में आते ही वो उसके बहुत करीब आने लगा। सिया पूरी तरह समर्थ की मजबूत पकड़ में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समर्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया की कलाई में पहनी हुई कांच की चूड़ियां टूटकर अब उसकी कलाई में चुभने लगी। समर्थ ने उसकी पीठ पर अपने होठों से छुआ तो सिया को अजीब सा एहसास हुआ। ना जाने क्यों उसकी धड़कन अचानक से बढ़ गई। समर्थ ये सब सिया को तंग करने के लिए कर रहा था, पर नाटक करते करते वो कब उसे सच में किस करने लगा उसे एहसास ही नहीं हुआ। कुछ पल बाद फोन बजने की आवाज से समर्थ का ध्यान टूटा। वो तुरंत सिया से दूर होते हुए गुस्से में बोला, इस वक्त कौन फोन कर रहा है?
वो जल्दी से अपने कुर्ते की जेब से फोन निकालकर बात करने लगा। उसके दूर होते ही सिया ने भी जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर अपनी पीठ ढक ली। समर्थ फोन पर बोला, क्या हुआ सत्या, इस वक्त फोन क्यों किया तूने? सामने से समर्थ को कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू फोन रख, मैं आ रहा हूं। इतना बोलकर उसने कॉल कट करके फोन जेब में डाला। सिया अब भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़ी थी। समर्थ ने गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहा, आज तो थारे को छोड़ रहा हूं, अगली बार तूने ऐसी ओछी हरकत की तो ऐसी हालत करूंगा कि रोती रहेगी, लेकिन किसी ने बता ना पावेगी, समझी? सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। समर्थ कमरे से बाहर चला गया और सिया वहीं दीवार से टिककर फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसने अपनी कलाई के घाव देखकर रोते हुए कहा, राघव, आप मुझे छोड़कर नहीं जाते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। दूसरी तरफ समर्थ अपनी जीप लेकर हवेली से निकल गया था। सत्या और माधव दोनों गोदाम में एक लकड़ी की खाली कुर्सी के बगल में खड़े थे। समर्थ वहां आया और उस खाली कुर्सी को देखकर सत्या से गुस्से में बोला, मैंने जानना है ये कैसे हुआ। सत्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पता नहीं भाई साहब, वो कैसे भाग गया। समर्थ ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, भाग गया है तो उसे पकड़ो, कान खोलकर सुन ले। सत्या, जब तक इस कुर्सी पर वापस से वो आदमी ना बैठ जाता तब तक तू मने अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझा? सत्या को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर सत्या गोदाम से बाहर आया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। माधव ने कुर्सी को देखते हुए समर्थ से कहा, वो शांत ना बैठेगा ठाकुर साहब। समर्थ ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, भीमा भाग गया है, सबसे बोल दो अलर्ट हो जावे। माधव ने सिर हिलाकर कहा, जी ठाकुर साहब। अगली सुबह सिया अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। सिया ने पर्पल कलर का घाघरा चोली पहन रखा था। वो अपनी गोरी कमर को देख रही थी जिस पर समर्थ के हाथ के निशान थे। उसने दुपट्टा लेकर उसे छुपाते हुए कहा, किसी ने देख लिया तो गलत ही समझेगा। फिर उसने नई चूड़ियां पहनकर कलाई के घाव भी छुपा लिए। सिया रेडी होकर बाहर चली गई। रोज की तरह उसने पूजा की, फिर रसोई में आई जहां बाकी औरतें काम कर रही थी। सिया ने आते ही सवाल किया, ताई जी, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? इस पर रेवती ने उससे कहा, बींदनी तीज आ रही है, मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, उसी की तैयारियां देखने घर के सब आदमी मंदिर गए हैं। ये सुन सिया भी सबके साथ काम करने लगी। अचानक मीना की नजर सिया की कलाई के घाव और कमर के निशान पर पड़ी तो रेवती के कान में बोली, दादी सा, काकीसा सच में जादूगर है। काकीसा ने काकूसा पर भी अपना जादू चला ही दिया। वो तीनों मीना को हैरानी से देख रही थी कि तभी उन्हें भी सिया की कमर पर निशान और कलाई पर चूड़ियों के घाव दिख गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गंगा से रहा नहीं गया तो वो सिया के पास गई और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, ये सब छोड़, ये हम कर लेंगे। तू रात से थकी हुई है, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। सिया गंगा की बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी कलाई की ओर गया तो वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मासा, ये चोट चूड़ियां पहनते वक्त लग गई थी। ये सुन मीना उसके पास आई और उसके कमर से दुपट्टा हटाते हुए बोली, क्या यहाँ भी आप चूड़ियां पहन रही थी काकीसा? सिया अब शर्म से पानी पानी हो गई थी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तू इसी तरह हमारे छोरे को खुश रखना। सिया को उन सब के चेहरे देखकर इतनी शर्म आ रही थी कि वो बोली, अब मुझे एक काम याद आ गया। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसे जाता देखकर सभी औरतें हंसने लगी। रेवती बोली, लगता है अगले साल तीज पर इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेगी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में जीजी सा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि म्हारे छोरे के दिल पे राज करने वाली छोरी आ गई। इस पर लता ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
इसी बात की खुशी में आज हलवा बनाते हैं। वो तीनों काम में जुट गई। दूसरी ओर सिया अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर शिवम के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर शिवम फोन पर किसी से बात कर रहा था। सिया ने देखा अचानक शिवम फोन पर बिगड़ते हुए बोला, ये चल नहीं रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, मेरा काम रुका हुआ है, किसी को भेजो मेरा लैपटॉप ठीक करने के लिए। इतना बोलकर शिवम ने कॉल कट किया। वो जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा उसके सामने सिया खड़ी थी। पास में कॉफी टेबल पर एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। सिया को देखकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी साहब, आप यहाँ? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर शायद आपको चाहिए, वो भी किसी की मदद। शिवम मुंह बनाते हुए बोला, क्या बताऊं भाभी साहब, आज से 2 दिन बाद हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मुझे उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन मेरा लैपटॉप ही नहीं चल रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर में फोन किया तो उनके सब टेक्नीशियंस बिजी हैं, कोई इसे रिपेयर करने यहाँ आ ही नहीं सकता। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात है, मैं देखूं एक बार? शिवम हैरानी से बोला, आप कैसे देखेंगी, आपको ये सब ठीक करना आता है क्या? शिवम अभी बोल ही रहा था कि सिया ने लैपटॉप उठा लिया और उसे चेक करने लगी। ये देख शिवम ने कहा, भाभी साहब, आपसे ये सब नहीं होगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिनट चुप हो जाइए भाई साहब, मैं अभी कर दूंगी। सिया लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। तभी शिवम की नजर उसकी कलाई पर लगे घावों पर गई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाभी साहब, आपने हमारे टेढ़े भाई साहब को सीधा कर ही दिया। सिया उसकी बात सुनकर अपनी कलाई की ओर देखते हुए बोली, शिवम भाई साहब, आपके समर्थ भाई साहब कुछ ज्यादा ही टेढ़े हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद उसने लैपटॉप शिवम की तरफ बढ़ाया और बोली, लीजिए, हो गया आपका लैपटॉप ठीक। शिवम ने चेक किया तो लैपटॉप अब बिल्कुल ठीक था और बहुत अच्छे से काम कर रहा था। वो एकदम चौंकते हुए बोला, ये आपने कैसे किया भाभी साहब? सिया उसकी बात का जवाब देती कि तभी उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर शिवम की आधी अधूरी प्रेजेंटेशन पर गई, जिसे देखकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई साहब, आप इस प्रेजेंटेशन को अपने क्लाइंट के सामने लेकर जाएंगे तो वो आपको साफ मना कर देगा। ये सुन शिवम ने हैरानी से कहा, भाभी साहब, आप ये सब कैसे जानती हैं? ये सब तो हमें भी नहीं पता। हमारी 3 फैक्ट्रीज है, सीमेंट, कपड़े और मार्बल की फैक्ट्री। ये कपड़े के मील की एक बहुत बड़ी डील है। हम लोग जयपुरी कपड़ों का बिजनेस करते हैं। सिया ने शिवम की बात काटते हुए कहा, ये सब तो मुझे इस प्रेजेंटेशन को देखकर ही समझ आ गया है भाई साहब, पर ये क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। उसके बाद सिया ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर शिवम अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। उसने सिया को देखते हुए हैरानी से पूछा, आप कौन हो भाभी साहब? आपको इतना सब कुछ कैसे पता? आप कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। कौन हो आप? बोलिए। शिवम को देख सिया को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो उसे अपना सच बता सकती है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, अगर मैं आपको अपना सच बताऊंगी तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं? शिवम बोला, भाभी साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? कोई सीरियस बात है क्या? बताइए मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं प्रताप इंडस्ट्रीज की ओनर हूँ। ये सुन शिवम चौंकते हुए बोला, राघव की पत्नी? सिया शिवम की बात सुनकर हैरानी से बोली, भाई साहब, आप मुझे कैसे जानते हो? आप सब मेरे राघव, अक्षत, सताक्षी और समर के बारे में जानते हैं, पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी। राघव, अक्षत या सताक्षी में से किसी ने भी कभी मेरे सामने आप सबका जिक्र तक नहीं किया। ये सब बहुत अजीब है। क्या अक्षत के पापा ने जो किया उसकी वजह से आप लोगों से राघव इतना दूर हो गया था कि वो आप लोगों का जिक्र भी मुझसे नहीं करना चाहता था? सिया की बातें सुनकर शिवम के चेहरे पर शिकन आ गई। वो मुंह बनाते हुए बोला, क्या सच में आपको हमारे बारे में कुछ नहीं पता था भाभी साहब? अगर ऐसा था तो फिर आपको छोटे काकुसा के बारे में किसने बताया? सिया ने कहा, सच में भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पता था कि आप लोग कौन हो। मैं बस इतना जानती थी कि राघव के ननिहाल और अक्षत के पापा का परिवार एक ही है और वो नागौर में रहते हैं। इसके अलावा राम जी की कसम मुझे कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद मैंने राघव से कभी भी इस बारे में पूछा ही नहीं। बरसी वाले दिन जब अक्षत और पाकी के बारे में मैंने ताईसा के मुंह से सुना
तब मुझे पता चला कि आप लोग राघव और अक्षत के रिश्तेदार हो। और बरसी के बाद ताऊसा ने ही मुझे अक्षत के पापा के बारे में भी बताया था। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि राघव आप लोगों का सगा भाई था। उसे जैसलमेर की रानी ने गोद लिया था। बस मुझे यही पता है। सिया की बात सुनकर शिवम ने मन में खुद से कहा, ताऊसा ने अभी भी भाभीसा को पूरा सच नहीं बताया। भाभीसा को नहीं पता कि क्यों समर्थ भाईसा राघव से नफरत करते हैं और क्यों राघव ने कभी भी हमारा जिक्र इनके सामने नहीं किया। सच अभी भी भाभीसा से कोसों दूर है और ये सच बाहर आया तो भाईसा और भाभीसा का रिश्ता टूट सकता है। क्या सच है राघव और समर्थ के बीच की नफरत का? क्या होगा जब समर्थ को पता चलेगा सिया का सच? क्यों शिवम डर रहा था सच सिया के सामने लाने से? क्या सच में पूरा सच सिया के सामने आने से समर्थ और सिया के रिश्ते पर असर पड़ेगा? क्या टूट जाएगा दोनों का रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।